इसमें बच्चों सबसे पहला केस जो हमने क्या सीखा है वो है कंप्लीट लिंकेज। अच्छा, कंप्लीट लिंकेज में जैसे मैंने कंप्लीट लिंकेज वर्ड बोला सभी बच्चों को ये आना चाहिए। कंप्लीट लिंकेज है तो जीन अलग क्रोमोसोम पे या सेम, क्या यहाँ सेम क्रोमोसोम पे होगी? अच्छा, इसमें ये भी बताओ जीन दूर होगी या पास? कंप्लीट लिंक तभी रह सकते हैं जब जीन पास हो और अच्छे से टाइटली लिंक और अच्छे से वेरी टाइटली लिंक। अच्छा, यहाँ ए है तो क्या बी भी इसके पास में होगी? सिमिलरली अगर यहाँ स्मॉल ए है तो स्मॉल ए भी ठीक इसके पास में। अब मैंने कहा बच्चों कंप्लीट लिंकेज है क्रॉसिंग ओवर, तो क्या क्रॉसिंग ओवर एब्सेंट रहेगा? अब मैंने कहा बच्चों से गैमेट बनाओ, आप बताओ बच्चों कितने बनेंगे? हाँ, क्या वो दो बनाना आता है आपको? हाँ, दो बनाना आता है। आप तो चाहे तो डायरेक्ट जीनोटाइप भी बोल सकते हो या क्रोमोसोम पे अरेंज करके। बोलो पहला कैपिटल ए कैपिटल बी, दूसरा स्मॉल ए स्मॉल बी। अच्छा, ये गैमेट पैरेंटल या न्यू? बोलो। अच्छा, इस बार नया क्यों नहीं बना? न्यू यहाँ बनाई नहीं, क्यों? क्रॉसिंग ओवर एब्सेंट। अच्छा, दो गैमेट बने तो इसकी परसेंटेज 50 और ये यहाँ नया कुछ भी नहीं बनेगा। बताओ लिंकेज का नाम। कंप्लीट लिंकेज में क्या गैमेट बनाता है? बहुत आसान, जैसा लिखा उसको क्या कर दो अलग। चलिए अगला केस। अच्छा, चाहे इसका जीनोटाइप में से भी लिख सकता प्लस प्लस अपॉन एबी। बताइए कौन सी लिंकेज शो कर रहा है? कंप्लीट। फिर बच्चों मैंने यहाँ पे अगला केस लिया इनकम्प्लीट लिंकेज का। अगर हम इनकम्प्लीट लिंकेज की बात करें तो इसमें भी बच्चों मैंने जीनोटाइप लिखा प्लस प्लस अपॉन एबी। बताओ इसका मतलब कैपिटल ए कैपिटल। मैंने कहा इसको क्रोमोसोम पे अरेंज करो, आता है सबको? क्रोमोसोम पे जब अरेंज करोगे तो यहाँ पर कैपिटल ए कैपिटल बी क्या एक क्रोमोसोम पे होगा? तो स्मॉल स्मॉल बी। अब बताइए यहाँ पर मैंने फिर आपसे पूछा गैमेट बनाओ। अच्छा, इनकम्प्लीट लिंकेज तो क्रॉसिंग ओवर होगा, रिकॉम्बिनेशन, और यहाँ रिकॉम्बिनेशन 20% हुआ और मैंने कहा गैमेट बनाओ, कितने बनेंगे? बोलो बोलो बोलो। क्या वो चार के जीनोटाइप लिख सकते हो? आप बताओ, मैंने बोलो पहला कैपिटल ए कैपिटल बी, दूसरा स्मॉल ए स्मॉल बी, और बोलो कैपिटल ए स्मॉल बी, और बोलो स्मॉल ए कैपिटल बी। कितने गैमेट बन गए? चार। अब मुझे बताओ ये वाला कितना? अच्छा, ये वाले पेरेंटल या न्यू? ये वाला, ये वाला, ये वाला भी। अब मुझे सभी बच्चे बताएंगे नया कितना? तो ये बोलो 10, ये बोलो 10, ये बोलो 40, ये बोलो कितने गैमेट बने? लेकिन परसेंटेज इक्वल नहीं है। अच्छा, मैं कहता रेशियो निकाल 4:1:1 क्या कुछ ऐसा रेशियो आ जाएगा? चलिए, इनकम्प्लीट लिंकेज में चार गैमेट बनते हैं लेकिन दो पेरेंटल ज्यादा होंगे, नए कम। अच्छा, यहाँ तो सारे क्या थे लेकिन यहाँ कुछ नए भी आए। अब बच्चों यहाँ पर अगला केस लेते हैं और अगला केस में लिया इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट लिखते हैं सबको आ जाना चाहिए जीन कहाँ होगी? क्या अलग अलग क्रोमोसोम पे होगी? यस। यहाँ पे बच्चों अलग अलग क्रोमोसोम पे जीन बैठी है। समझाने के लिए यहाँ पर इस क्रोमोसोम पे समझाने के लिए मैंने यहाँ पे ले लिया, ये यहाँ ले लिया कैपिटल ए, यहाँ ले लिया स्मॉल ए। तो बताओ इसके ऊपर कैपिटल बी स्मॉल बी। अच्छा, ए और बी इस बार आपने अलग अलग क्यों लिखा है? क्या इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है? अब मैंने कहा बच्चों यहाँ पर फिर से आप गैमेट बना सकते हो। बताओ कितने बनेंगे? क्या चार बनेंगे? वो चार के जीनोटाइप लिखना आता है, बड़े आसानी से लिख सकते हो। चाहे तो आप इसमें 4 लाइन से लिख सकते हो। बताओ कैपिटल ए और स्मॉल ए, कैपिटल ए के साथ क्या है? कैपिटल बी भी आ सकता है, स्मॉल बी। अच्छा, स्मॉल ए के साथ कैपिटल बी स्मॉल बी, तो क्या चार गैमेट बन जाएंगे? चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हो और चाहे तो आप क्रोमोसोम पे बैठा सकते हो। बताइए यहाँ लिख दिया मैंने कैपिटल ए, यहाँ लिख दिया स्मॉल ए। अब कैपिटल ए के साथ क्या है? कैपिटल बी भी आ सकता है और स्मॉल बी। बोले हाँ, कैपिटल बी भी आ सकता है स्मॉल। सबके परसेंटेज इक्वल इक्वल इक्वल। अच्छा, टोटल 100 है तो ये 25, ये 25, ये और ये। बताइए रेशियो 1:1:1:1। क्या इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में टेस्ट में 1:1 का रेशियो आता था? अरे वो इसीलिए आता है क्योंकि गैमेट जो है इक्वल परसेंटेज में बनते हैं। अरे बात समझ रहे? अच्छा, यहाँ रेशियो 1:1 क्यों नहीं आता? क्योंकि गैमेट इक्वल प्रोपोर्शनल में नहीं बने। क्या पेरेंटल ज्यादा बने हैं लेकिन न्यू कम बने? अब यहाँ पर इन तीनों में क्या डिफरेंस करना है? सभी बच्चे ध्यान से आओगे, केवल दो ही गैमेट बने, चार गैमेट बने इक्वल परसेंटेज, चार बने लेकिन अनइक्वल परसेंटेज। क्या तीनों में डिफरेंस करना आ गया? अब एक और खास बात, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कब होता है? जब जीन क्या अलग अलग पे होती है। ये बात बच्चों जब से मैंने आपको जेनेटिक्स समझाने चालू की है तब से हर क्लास में बोला। अब लेकिन एक नई बात हो, क्या सुना? अभी तक तो मैं आपको यही सिखाते आया हूं कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट तब होता है जब जीन अलग क्रोमोसोम, लेकिन बच्चों कभी कभी सेम क्रोमोसोम पे भी जीन इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जैसा रिजल्ट शो कर सकते हैं। कैसे? मान लीजिए यहाँ पर मैंने क्या किया, ए और बी के बीच में जो डिस्टेंस इसको बढ़ाया। अच्छा, डिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो क्रॉसिंग ओवर, क्या क्रॉसिंग ओवर ज्यादा हो जाएगा? और क्रॉसिंग ओवर इतना हुआ कि मान लीजिए इस बार रिकॉम्बिनेशन 50% आया। अच्छा, रिकॉम्बिनेशन कितना आ गया? 50। और जैसे ये 50 आया, अब बताओ ये नए कितने? बोलो 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 25, ये ये बताइए क्या ये इक्वल प्रोपोर्शनल में आ गए? और इक्वल प्रोपोर्शनल में आना मतलब एक तरह का इंडिपेंडेंट असॉर्ट। तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में कहूंगा एक नहीं दो केस में होगा। एक केस तो मैं आपको पहले से कई बार बता चुका हूं, क्या अलग अलग क्रोमोसोम पे इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट आता ही आता है। लेकिन आज आपको मैंने एक नई बात समझाई, जीन क्या सेम क्रोमोसोम पे है? जीन सेम क्रोमोसोम पे लेकिन कैसा रिजल्ट आया? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। कभी ऐसे क्वेश्चन आए क्या सेम क्रोमोसोम वाली जीन इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट शो कर सकती है? कर सकती है लेकिन कंडीशन, हाँ वो तभी शो करेगी जब रिकॉम्बिनेशन 50% हो, मतलब हर सेल में क्रॉस होकर हर सेल में क्रॉस ओवर करे तब जाके 50% रिकॉम्बिनेशन आता है। लेकिन इसके चांसेस बहुत रेयर होते हैं। हाँ, लेकिन हम कहते हैं चांस से आ तो सकता है। तो आज से याद रखना, सेम क्रोमोसोम की जीन भी इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट शो कर सकती है पर कंडीशन 50% रिकॉम्बिनेशन करे। तो एक लाइन में लिख लीजिएगा, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट अकर इन, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट अकर इन टू केसेस। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट अकर इन टू केसेस। पहला पहला जीन्स प्रेजेंट ऑन, पहला जीन्स प्रेजेंट ऑन नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स, जीन्स प्रेजेंट ऑन नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स। और दूसरा जीन्स प्रेजेंट ऑन, जीन्स प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम, जीन्स प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम बट बट दे शो बट दे शो 50% रिकॉम्बिनेशन। अच्छा, 50% रिकॉम्बिनेशन कब आएगा? जब जीन लूजली लिंक हो या टाइटली लिंक। हाँ, मतलब लूजली लिंक हो और मैं तो कहूंगा वेरी लूजली लिंक, बहुत ज्यादा लूजली लिंक, तब ऐसा हो सकता है। आप लोग तीनों को चाहे तो बना लीजिए। क्रोमोसोमल मैप, जेनेटिक मैप और लिंकेज मैप तीनों एक ही वर्ड है और ये होते क्या है इसके बारे में हम सीखेंगे। मैप का मतलब ये होता है कि क्रोमोसोम के ऊपर जीन का क्या अरेंजमेंट है, उनकी क्या सीक्वेंस है, उनके बीच में कितनी डिस्टेंस है, ये सारी इंफॉर्मेशन हमें पता करना है। आप लोग सभी जानते हैं जीन कहाँ लगी होती है? क्रोमोसोम। क्या एक क्रोमोसोम पे एक जीन है? क्या क्रोमोसोम पे कई जीन होती है? तो वो जीन की सीक्वेंस में है, किस सीक्वेंस में ऑरेंज है उसके बारे में हमें पता करना है। यानी क्रोमोसोम के ऊपर जीन का एक हमें मैप तैयार करना है। यही बच्चों कहलाता है जेनेटिक मैप, या एक नाम हो क्रोमोसोम का मैप। ये लिंकेज पे बेस्ड है, एक नाम हो लिंकेज मैप। इस लिंकेज मैप को बनाने का सबसे पहले काम किया था अल्फ्रेड स्टुअर्ट वेंट। ये जो बच्चों स्टुअर्ट वेंट है ये मॉर्गन साहब के स्टूडेंट रहे। मॉर्गन साहब की गाइडेंस में इन्होंने सारा काम किया है। मेन काम वैसे स्टुअर्ट वेंट का ही था लेकिन इनको गाइडेंस देने वाले कौन थे? मॉर्गन। तो मॉर्गन साहब की गाइडेंस में इन्होंने पहली बार जेनेटिक मैप बनाए थे। एक बार बच्चों नीट में ये क्वेश्चन आया भी था,
एनसीईआरटी में इनका नाम भी लिखा है। जेनेटिक मैप पहली बार किसने तैयार किया था? उसमें ऑप्शन क्या था? मॉर्गन भी था और स्टुअर्ट में भी था। स्टुअर्ट में। तो ये साइंटिस्ट का नाम पहले इंपॉर्टेंट। ये जो जेनेटिक मैप है इनको बनाने के लिए टेस्ट कोर्स करना पड़ता है और इनसे बच्चों हमें दो बातें मिलेगी, सीक्वेंस ऑफ लिंक्ड जीन और डिस्टेंस बिटवीन लिंक्ड जीन। अब ये सब क्या है, इसको ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए मेरे पास ये एक क्रोमोसोम है। अच्छा, क्रोमोसोम के ऊपर जैसा कि आप जानते हो कई जीन होती है। मैंने क्रोमोसोम को एक लाइन की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया। अब मेरे पास एक जीन है ए, एक जीन है बी और एक जीन है सी। अब मुझे इनको क्रोमोसोम के ऊपर अरेंज करना है, क्रोमोसोम के ऊपर अरेंज करना है। बताइए इसमें सबसे पहली जीन कौन सी होगी? हाँ? तो ए होगी ना, एबीसीडी में ए पहले आता है। क्या कोई भी हो सकता है? तो इनका अरेंजमेंट क्या ए पहला मान लो हो सकती है, उसके बाद मान लो सी आ गई, उसके बाद मान लो बी आ गई। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि पहले ए आ जाती, फिर बी आ जाती, फिर सी आ जाती, या ऐसा भी हो सकता है कि पहले सी आ जाती, फिर ए आ जाती, फिर बी आ जाती। मतलब क्या ये अरेंजमेंट कुछ भी हो सकता है? अब ये सही है, ये सही है, ये सही है, कैसे पता लगा? मतलब क्रोमोसोम पे ये जीन का क्या ऑर्डर है, क्या सीक्वेंस है, ये हमें पता करना है। और इन्हीं को पता करने के लिए हम जेनेटिक मैप बनाते हैं। कभी आपसे पूछे जेनेटिक मैप बनाने का पर्पस क्या है, तो हमें क्या पता करना है? सीक्वेंस, जीन की क्रोमोसोम पर क्या सीक्वेंस है, कि किस ऑर्डर में अरेंज है वो पता करना है। साथ ही साथ बच्चों हम एक बात तो ये भी पता कर लेते हैं कि इन जीन के बीच में कितनी कितनी डिस्टेंस है, कि इनके बीच में कितनी डिस्टेंस है, इनके बीच में कितनी डिस्टेंस है, इनके बीच में कितनी है। तो आपको ये सारी डिस्टेंस भी पता करना, ये बच्चों आप लोगों को क्रोमोसोमल मैप से पता चलेगा। यानी क्रोमोसोमल मैप सीधी सी बात है, दो बातें पता करता है। क्रोमोसोमल मैप से पहली बात पता चलती है सीक्वेंस और दूसरी बात पता चलती है डिस्टेंस। अब बात आती है क्रोमोसोमल मैप बनाते कैसे। तो क्रोमोसोमल मैप को बनाने के लिए सबसे बेस्ट तरीका आपको क्या करना होगा? स्टुअर्ट मैन ने भी काफी सारे टेस्ट कराए। टेस्ट करने के बाद वो बच्चों परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेशन निकालते, यानी क्रॉसिंग ओवर कितना वो निकालने की कोशिश करते। अच्छा, रिकॉम्बिनेशन निकालने का सबसे बेस्ट तरीका, रिकॉम्बिनेंट प्रोजेनी कितनी है अपॉन टोटल प्रोजेनी इनटू 100 कर दीजिए, इससे रिकॉम्बिनेशन या क्रॉसिंग ओवर की फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। अब मान लीजिए जितना भी हम क्रॉसिंग ओवर आया है, हम ये जानते हैं क्रॉसिंग ओवर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो जितना क्रॉसिंग ओवर आएगा हम ये मान के चलेंगे, ये एडॉप्ट करके चलेंगे कि जितना क्रॉसिंग ओवर हो गया उतना डिस्टेंस मान। सपोज करिए अगर आपको जीन में 1% क्रॉसिंग ओवर मिला, तो ये मान के चलेंगे कि उन जीन के बीच में जो डिस्टेंस है वो 1 मेप यूनिट है, या उसे आप ऐसे भी लिख सकते हो 1 सेंटीमॉर्गन डिस्टेंस है। अच्छा, मॉर्गन आपको सम्मान देने के लिए क्या यूनिट रहेगी? सेंटीमॉर्गन। मॉर्गन आपको सम्मान देने के लिए सेंटीमॉर्गन यूनिट है। अच्छा, यहाँ पे बच्चों सीएम का मतलब सेंटीमीटर नहीं है, सीएम का मतलब सेंटी। तो स्टूडेंट ने अपने टीचर को सम्मान देने के लिए कौन सी बना दी थी उन्होंने? हाँ, सेंटीमॉर्गन यूनिट से बना दी थी। अब बच्चों यहाँ पर कैसे इसको बनाया जाता है, इसको मैं एक बार आपको समझा देता हूँ। मान लीजिए बच्चों ए और बी के बीच में डिस्टेंस समझाने के लिए मैंने कहा 40% क्रॉसिंग हो रहा है। बताओ ए और बी के बीच में कितना क्रॉसिंग हो रहा है? तो इससे क्या समझोगे कि इनके बीच में 40 सेंटीमॉर्गन डिस्टेंस है। मतलब जितना क्रॉसिंग हो रहेगा उतनी डिस्टेंस मान के चलेंगे। मुझे बच्चों अब यहाँ पे क्रोमोसोम पर किस किस को अरेंज करना है, ए बी सी। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ए बी सी बी और ए सी में कितनी कितनी डिस्टेंस है, मतलब इनमें डिस्टेंस कितनी कितनी ये पता करना है। लेकिन क्वेश्चन आता है डिस्टेंस पता कैसे रहेगा? तो डिस्टेंस को पता करने के लिए स्टूडेंट ने क्या किया, सबसे पहले अगर ए बी की डिस्टेंस निकालना है तो उसके रिस्पेक्ट में टेस्ट करा। जैसे मैंने कहा टेस्ट को समझ गए किसके साथ, क्या जैसे के साथ हो जाएगा, जीनोटाइप बोलो, स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल बी। चलिए क्रॉस करके देखा तो रिजल्ट मिला प्लस प्लस अपॉन ए बी, ए बी अपॉन ए बी, प्लस बी अपॉन ए बी, ए प्लस अपॉन ए बी, ऐसा कुछ रिजल्ट। मान लीजिए ये जो प्रोजेनी मिली है, ये प्रोजेनी मिली 35%, ये प्रोजेनी मिली 35%, ये मिल गई यहाँ पर 15% और ये मिल गई 15%। मतलब उन्होंने टेस्ट किया, रिजल्ट निकाला, तो ये जीनोटाइप वाली इतनी, इस जीनोटाइप वाली इतनी, इस जीनोटाइप वाली इतनी, इस जीनोटाइप वाली इतनी थी प्रोजेनी मिली। अब सभी बच्चे बताएंगे टोटल प्रोजेनी कितनी है, गिनो। अरे ऐसे नहीं गिनना, सिंपल नहीं, पूरा गिनो है ना, 100। बस ऐसे 1 2 3 4 आसान से बोलते हैं ना। टोटल प्रोजेनी कितनी आएगी? 100। मतलब ये टोटल मिला के 100 है। अब इन 100 में कौन पेरेंटल कौन न्यू पहचान जाओगे? बताओ ये वाला क्या ये पेरेंटल होता है, और ये वाला कैसे पता किया कि ये न्यू है? नंबर से, जिसकी नंबर कम होती है और जिनकी नंबर ज्यादा होती है। पेरेंटल के ऊपर लिखा है तो आई पेरेंटल। हाँ, पहचानने का तरीका नंबर, और कोई तरीका नहीं, नंबर से पता कर पाएंगे। नंबर ज्यादा है तो पेरेंटल, कम है तो न्यू। अब बताओ नए कितने? 15 और 15 क्या 30 हो गए? अब बच्चों मुझे परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेशन निकाल सकते हो। बताओ रिकॉम्बिनेशन कितना? 30। बताइए टोटल इनटू 100। बताओ 100 से 100 कैंसिल। तो ए और बी के बीच में कितना क्रॉसिंग हो रहा है? तो जितना क्रॉसिंग हो रहा है उतनी सेंटीमॉर्गन क्या मान लेंगे? डिस्टेंस। बताओ ए और बी में डिस्टेंस कितनी? 30 सेंटीमॉर्गन। कैसे पता की? टेस्ट क्रॉस। तो हमने टेस्ट क्रॉस किया, रिजल्ट से पता चला। अब बच्चों मुझे अगली डिस्टेंस पता करनी है यहाँ पर सी और बी के बीच में। मैं नहीं समझाऊंगा क्या करें। हाँ, सिंपल सा तरीका, क्या अगेन टेस्ट क्रॉस करा दो। टेस्ट क्रॉस किया, डायरेक्ट रिजल्ट लिखता हूँ। मुझे यहाँ रिजल्ट मिला मान लीजिए 40 40 10 10। बताइए टोटल, बोलो बोलो 100। ये पेरेंटल न्यू। बताओ ये न्यू। इस बार यहाँ पे बताइए परसेंटेज नए कितने हैं? 20 टोटल इनटू बताइए कितना? 20% क्रॉसिंग ओवर, तो क्या मानोगे? जितना क्रॉसिंग ओवर क्या उतनी डिस्टेंस मान लेते हैं? तो बताइए सी और बी के बीच में डिस्टेंस 20 सेंटीमॉर्गन। अब एसी की डिस्टेंस निकालना, क्या करें? हाँ, से वही तरीका वही है। बताओ ए और सी के रिस्पेक्ट में अगेन टेस्ट क्रॉस। जब बच्चों टेस्ट क्रॉस किया, रिजल्ट मिला 45 45 55। बताइए टोटल 100। बताओ ये हो गए, ये हो गए। अब बताइए नए कितने? टोटल इनटू कितना आया? तो ए और सी में क्या 10 सेंटीमॉर्गन डिस्टेंस आ गई। पहला काम आपने डिस्टेंस निकाली। अब डिस्टेंस निकालना तो अरेंज करना बहुत आसान है, कोई ज्यादा मेहनत नहीं है। सबसे पहले क्या करो, मैक्सिमम डिस्टेंस को अरेंज करें। बताओ मैक्सिमम कितना? 30। तो मैंने यहाँ लिखा ए, यहाँ लिखा बी, और इनके बीच की डिस्टेंस हमें पता है फिक्स है, कितनी है? 30। अब बच्चों यहाँ सी की 3 लोकेशन हो सकती है, या तो सी पहले भी हो सकता है चांस है, बीच में भी हो सकता है और बाद में भी हो सकता है। कौन सा सी सही है अब आपको चेक करना है। क्या कर सकते हैं? क्या ये इन्फॉर्मेशन इसका यूज करो। बताइए अगर मैं ये सी मान के चलता, ध्यान सुना, ए और सी में कितना? क्या ये 10 है? अगर ये 30 हो गई, ये 10 हो गई, तो बीसी में क्या 40 हो जाएगी? लेकिन यहाँ तो सी और बी में तो बीसी दिया है, इसका मतलब ये वाला तो गलत है। अच्छा, मैंने इसको सी को गलत कर दिया, तो क्या अगर यहाँ सी होता तो ये डिस्टेंस बहुत हो जाता। अच्छा चलिए इसी को मान के चलते, अगर यहाँ पर सी और बी में डिस्टेंस बोलो 20, अगर ये 20 ले लूं तो अब बताना ए और सी में कितनी? क्या 50 हो जाएगी? क्योंकि ए और सी में तो 10 ही है, मतलब ये वाला भी गलत। ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, यही सही है। चलिए एक बार इसको चेक भी कर लेते हैं। यहाँ पर सभी बच्चे बताएंगे ए और सी में कितना? क्या 10 है? ये कितना था? 30। 30 में से कितना गया? तो बचा हुआ। तो अगर मैं आपसे पूछूं बताओ बी और सी में डिस्टेंस, क्या बी और सी में 20 आ भी रही है? मतलब ये 20 आ भी रही है तो यही सी है, मतलब इधर वाला सी गलत, इधर वाला सी बस बीच वाला सी। तो बताओ सीक्वेंस क्या है? हाँ बोलो बोलो, ए सी बी, या आप ऐसे बोल सकते हो, इधर से पढ़ सकते हो बी सी ए, क्या दोनों सही है? तो आपको यहाँ दो बातें पता चली, क्या क्या चल रहा है? पहले तो आपको सीक्वेंस पता नहीं थी, लेकिन अब आपने सीक्वेंस पता कर ली। बताओ सबसे पहले क्या पता की? सीक्वेंस। साथ ही साथ क्या इनकी डिस्टेंस भी पता चल गई। तो बताओ इस मैप से क्रोमोसोम के ऊपर जीन का ये जो नक्शा आपने तैयार किया, जो मैप तैयार किया, कितनी बात समझा? तो क्या क्या? सीक्वेंस ऑफ लिंक्ड जीन और दूसरा डिस्टेंस ऑफ लिंक्ड जीन। अरे बात समझ में? ये जो अभी मैंने आपको थोड़ी देर में समझाया, 2018-19 के आसपास की बात है। एक ही साल नीट में से 2 क्वेश्चन आए थे। और ये जो इतना प्राइस में से 2 क्वेश्चन आए थे। पहला क्वेश्चन, पहली बार जेनेटिक मैप या लिंकेज मैप किसने तैयार किया था? तो साइंटिस्ट का नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, इनका नाम दो बार एग्जाम में आ चुका है अभी अभी। तो साइंटिस्ट का नाम वेरी इंपॉर्टेंट। और एक क्वेश्चन और बड़ा अच्छा पूछा था, उन्होंने कहा था कि जब जेनेटिक मैप बनाया जाता है तो जेनेटिक मैप बनाते टाइम 8% क्रॉसिंग ओवर क्या इंडिकेट करता है? पहला ऑप्शन 100 मेप यूनिट डिस्टेंस, दूसरा 50 मेप यूनिट डिस्टेंस, तीसरा 1 मेप यूनिट डिस्टेंस। बोलो
जितना क्रॉसिंग ओवर है उतना क्या मान के चले, मैं यूनिट डिस्टेंस। तो ये क्वेश्चन में नीट में आया, मतलब उसी साल ये 2 क्वेश्चन नीट में पूछे गए थे। अच्छा लास्ट ईयर तो बच्चों से एक न्यूमेरिकल भी आया, वो न्यूमेरिकल कैसे है तो मैं भी आपको समझाऊंगा। पहले बात तो समझो, जेनेटिक मैप जो हमने बनाया है क्या ये टेस्ट पे बेस्ड था? बताओ किस पे बेस्ड है? अब इससे जो इन्फॉर्मेशन मिली है ये आपको केवल एक सुपरफिशियल, सुपरफिशियल का मतलब केवल आपको जीन की सीक्वेंस पता चली। आपको बच्चों अभी ये नहीं पता चला कि ये क्रोमोसोम पर एग्जैक्ट लोकेशन पर कहां है। अच्छा अगर बच्चों में क्रोमोसोम वाइज अगर आपसे पूछता तो क्रोमोसोम में सभी बच्चे जानते हैं एक तो होती है लॉन्ग आर्म, एक होती है, तो बताओ ए लॉन्ग आर्म पे है या शॉर्ट आर्म? हमें नहीं पता चला। अच्छा साथ ही साथ हमें ये भी नहीं पता चला कि मान लो ए अगर यहाँ होता तो ये जो एंड होता है जिसे आप टीलोमियर कहते हैं ना, तो टीलोमियर से कितना दूर है, ये कहता है सेंट्रोमियर, तो सेंट्रोमियर से कितना दूर या पास है। क्या आपको यहाँ पर एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन मिली? आपको बस एक सीक्वेंस मिली, लेकिन आपको ये नहीं पता चला कि ये लॉन्ग आर्म पे है या शॉर्ट आर्म पे है, सेंट्रोमियर से कितना दूर है, टीलोमियर से कितना दूर है, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं। अच्छा जो इन्फॉर्मेशन मिली क्या वो सुपरफिशियल है? प्रॉपर इन्फॉर्मेशन फिर कैसे लाए? तो इसके लिए बच्चों हमें तैयार करने होते हैं फिजिकल मैप। अच्छा यहाँ पर मैप दो तरह के होते हैं, ये बात मैंने आपसे पिछले साल पढ़ाई भी थी गर्मी की छुट्टियों से पहले। मैप दो तरह एचजीपी में पढ़ाई भी था मैंने आपको ना ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में। एक तो मैप होता है जेनेटिक मैप, कुछ याद आया हो, और एक मैप होता है फिजिकल मैप, कुछ याद है? अच्छा जेनेटिक मैप जो होता है ये लिंकेज पे बेस्ड होता है, या एक नाम और दे सकते हो टेस्टोस पे बेस्ड होता है। अरे कुछ समझ में आया? जो मैं भी आपको समझा। अच्छा आज जो पढ़ाया वो क्या पढ़ाया? जेनेटिक मैप। फिजिकल मैप कैसे बनाते हैं इसका मैंने हल्का सा आइडिया आपको पहले भी दिया है। अच्छा फिजिकल मैप बनाने के लिए हम डीएनए को काटते थे आरई से, डीएनए कट बाय आरई से कट करके इसको तैयार करते। इसके लिए हम क्या करते थे, पहले डीएनए को काटते, ऐसे डीएनए को काट देते थे, फिर इसकी सीक्वेंस पता करने के लिए एक मशीन का यूज करते जो कंप्यूटर से जुड़ी होती थी। हाँ नाम बोलो। हाँ ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर, कुछ याद है क्या? बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ सेंगर, क्या सेंगर के प्रिंसिपल काम करती है? चलिए उससे हमने पूरे डीएनए की सीक्वेंस सीखी, मतलब यहां से लेके आता पूरा डीएनए, मान लो मिला ए टी जी सी सी ए जी जी सी जी ए जी टी सी ए जी, इस तरह की पूरी सीक्वेंस मिली। अच्छा ये पूरी सीक्वेंस इसमें कोडिंग भी आ गया प्लस नॉन कोडिंग भी आ गया, होल डीएनए की सीक्वेंस बताओ क्या कहलाता है? सीक्वेंस एनोटेशन। होल डीएनए की सीक्वेंस क्या कहलाता है? सीक्वेंस एनोटेशन। कुछ याद है क्या? है ना, ऐसे मैं कभी पिछले बार करता था आपको, है ना। तो सीक्वेंस एनोटेशन आप भूल गए होंगे, लेकिन अभी जब आप आएगा ना कॉमन टेस्ट, है ना, तो उसमें फिर आपको सब याद आ जाएगा, है ना। वो आता है जब अपने पढ़ते हैं तो सब याद आ जाते हैं, है ना। वो तो भूलते सभी, ऐसी बात नहीं कि आप भी भूलते। मैंने हर क्लास में पूछा, हर क्लास में बच्चे भूल गए क्योंकि वो टाइम हो गया उसको पढ़े हुए, है ना, काफी दिनों रिवाइज किया है। तो जब आप रिवाइज करोगे तो याद आ जाएगा। चलिए अभी अपने काम करते हैं। अच्छा पूरे डीएनए की सीक्वेंस क्या कहलाता है? सीक्वेंस एनोटेशन। अब जो अब मुझे इसमें से जीन पता करना है, तो मैंने आपको समझाया भी था, एक बार रिकॉल करा देता हूं। एमआरएनए हम निकालते थे, फिर उस एमआरएनए से बनाते थे सीडीएनए, कुछ याद है? फिर सीडीएनए को उठा के मशीन में रखते और सीक्वेंस कराते। हम इसमें केवल कोडिंग पार्ट की सीक्वेंस करें, ऐसी टेक्निक है ईएसटी, फुल फॉर्म नाम बोलो, एक्सप्रेस सीक्वेंस टेक। अब जो भी सीक्वेंस यहां मिलती मान लो वो यहां मैच, अच्छा यहां मैच हो गई तो ये वाला पार्ट बताओ क्या है जी। अब बताओ यहां टीलोमियर से कितना दूर, 1 2 क्या 4 बेस पे पहले है? अच्छा सेंट्रोमियर मान लो यहां पर, तो सेंट्रोमियर से कुछ पहले है। आपको एक्जैक्ट इन्फॉर्मेशन मिली, बताओ मैप का नाम फिजिकल मैप। मैप कितने टाइप के आप बताओ कौन कौन से? फिजिकल मैप, जेनेटिक मैप किसने तैयार किया? स्टुअर्ट बेंटन। अच्छा जेनेटिक मैप बनाते टाइम डीएनए को आरई से काटा, इसमें कोई आरई से नहीं काटा। अरे ये सब बच्चों कब की बात करें, 1910 के आसपास, अरे 1900 के आसपास की बात चल रही है। उस टाइम तो आरई की डिस्कवरी नहीं हुई थी। अरे आरई तो बहुत बाद में डिस्कवर हुआ। तो बताइए उस टाइम में किस पे बेस होते थे? टेस्ट क्रॉस पे। लेकिन आज के टाइम पे टेक्निक बहुत आ गई है, तो आज के टाइम पे मैपिंग करते हैं, लेकिन किससे करते हैं? आरई से कट करके करते हैं। अरे बात समझ रहे हो? तो जेनेटिक मैप फिजिकल मैप कौन ज्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन है? जैसे मैंने एक एग्जांपल आपको दिया भी होगा, मैंने कहा होगा कि मुझे समुद्र की लोकेशन बताइए, तो मैंने कहा था कि ये इंडिया में, कुछ एग्जांपल शायद दिमाग में क्लिक कर दिया आपको, है ना। फिर मैंने कहा होगा इंडिया में भी राजस्थान के अंदर है ना, राजस्थान में कोटा में है। तो ये जो सुपरफिशियल नॉलेज है ये क्या कहलाता है? जेनेटिक में। लेकिन और अच्छे से इन्फॉर्मेशन देने की कोटा में भी अगर हम कहें तो ये जवाहर नगर में है, जवाहर नगर में पेट्रोल पंप के पास में है ना, सत्याग्रह बिल्डिंग के पास में है। तो जो अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है बताओ यही क्या कहलाता है? फिजिकल में। आप समझ रहे हो? तो मैप कितने टाइप के? ये जो मैप मैंने अभी पढ़ाई है वाला डिटेल में कौन सा था? जेनेटिक में। तो जेनेटिक में कैसे बनाते समझ आया सब? अब ये एनसीईआरटी में न्यूमेरिकल नहीं है लेकिन नीट में बताते हैं। देखिए रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी between, recombination frequency between linked genes are, between linked genes are PQ is equal to 25, QR is equal to 37, RP is equal to 12, RP is equal to 12. Find out, find out sequence of, find out sequence of linked genes, find out sequence of linked genes. सबसे पहले मैक्सिमम को अरेंज करो, क्यू अरेंज कर दिया, आर अरेंज कर दिया, बताओ क्यू आर में कितना? 37। अब इस पी को बिठाओगे तो आपने देखा होगा इधर वाला पी भी गलत, इधर वाला भी गलत बिठाओगे, क्या बीच में सही होगा? अच्छा यहाँ पे अगर मैं क्यूपी, क्यूपी में डिस्टेंस कितनी दी है? 35। अगर ये 35 होगी, 37 में से 25 गया 12, तो क्या पीआर में 12 आना चाहिए? और पीआर में 12 भी है, इसका मतलब यही भी सही है। बताओ आंसर क्या जाएगा? क्यू पी आर, या ये भी सही हो सकता है, इधर से पढ़ो, आर पी क्यू दोनों करेक्ट है। तो क्यू पी आर भी सही है और आर पी क्यू दोनों सही है। एक बार समझ लो, सुविधा से इसमें बच्चों ये देखना है कि कंप्लीट इनकंप्लीट एंड मेजरमेंट, सभी समझो क्या आंसर देना। कंप्लीट इनकंप्लीट एंड मेजरमेंट कैसे पता करते हैं? अगर हम टेस्ट को कराते हैं, अगर मान लीजिए ये 41 ये 41 ये 41 ये 41 अगर चारों बराबर होते तो ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, क्योंकि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट रेशियो क्या आता है? 1:2 1:2, लेकिन यहाँ पर क्या रेशियो अलग आ रहा है, मतलब इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं है। अब बताओ इनकी नंबर इनके रिस्पेक्ट में क्या बहुत ज्यादा है, तो क्या ये पेरेंटल है? तो बताओ ये न्यू, अच्छा न्यू क्यों बने? क्रॉसिंग ओवर, अगर क्रॉसिंग ओवर हुआ तो बताओ कंप्लीट या इनकंप्लीट, मतलब यहाँ से मैंने कंप्लीट लिंकेज बिठा दिया तो आंसर क्या जाएगा? इनकंप्लीट। अच्छा इनकंप्लीट कैसे पता चला? क्रॉसिंग ओवर क्योंकि नए भी बने। अब बच्चों परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेशन निकाल, लास्ट क्लास में इसके बारे में हमने एक समझा था, जिसकी परसेंटेज निकाला है रिकॉम्बिनेंट प्रोजेनी अपॉन टोटल इनटू 100। अब बताइए यहाँ पर नए कितने काउंट करो? 18। अच्छा टोटल काउंट करो 100, परसेंटेज निकालना बहुत आसान है। तो यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट आ गया 18 अपॉन 100 इनटू 100 और सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 18%। अच्छा ये 18% बताइए बच्चों क्या आया? परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेशन। और हमने कैसे कहा था जितना रिकॉम्बिनेशन उतना ही डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कितनी आ जाएगी? 18 सेंटी मॉर्गन, ये सीएम का मतलब जानते हो, सेंटीमीटर नहीं, सेंटी मॉर्गन या मीटर डिस्टेंस। अच्छा जितना रिकॉम्बिनेशन उतनी डिस्टेंस मान के चलो। अब ये सीसो ट्रांस कैसे चेक करते हैं? इसको चेक करने का तरीका पेरेंट्स में, जैसे यहाँ पे देखिए ये एबी वाला पार्ट क्या सब में कॉमन है, लेकिन ये पार्ट सब में वेरी कर रहा है, तो जो वेरी है उसमें चेक करो। यहाँ पेरेंट्स में अगर मैं इनको क्रोमोसोम पे अरेंज करके देखो तो इसी पे प्लस है इसी पे प्लस है। बताओ प्लस मतलब डोमिनेंट रिसेसिव और प्लस मतलब डोमिनेंट डोमिनेंट साथ, सिस और सिस का दूसरा नाम कपलिंग। सिस का दूसरा नाम क्या होता है? कपलिंग। जो सिस होता है उसी को कपलिंग। अच्छा मैंने ये सिस कैसे समझा कुछ देर बाद, कहाँ चेक करना है, पेरेंट में या न्यू में?
पेरेंट में लिखें और पेरेंट में ध्यान रखो प्लस प्लस साथ में डोमिनेंट साथ में अरेंजमेंट क्या हो जाएगा सिस, जिसका एक नाम होगा कपलिंग केस। अच्छा इतना सारे में से मैं फिर कहूंगा एग्जाम में एक ही क्वेश्चन आएगा क्या? अब डिस्टेंस कभी डायरेक्ट नहीं है, कैसे निकालो? हाँ चाहे कहा जाए नहीं कहा जाए पहले ये सोच। अच्छा रिकॉम्बिनेशन जितना जाएगा डिस्टेंस। आपको समझाने के लिए ये बच्चों मैंने एक क्रोमोसोम बनाया। इस क्रोमोसोम के ऊपर जैसा कि आप जानते हैं एक ही क्रोमोसोम पे क्या कई जीन होती है। यहाँ समझाने के लिए ये जो जीन ले ली है मैंने, यहाँ पर ये हाइट की जीन है, इसी तरह से ये क्रोमोसोम पर यहाँ कलर की जीन है, इसी तरह से यहाँ पर मान लीजिए किसी साइज से रिलेटेड जीन। आप जानते हो एक क्रोमोसोम पे एक जीन होती है बहुत सारी, चुटके से वाई पर 231। तो क्या इस क्रोमोसोम पे भी कई जीन होगी? अब बताओ जब जब ये क्रोमोसोम अगली जनरेशन में जाएगा तो क्या ये सारी जीन साथ जाएगी? बताओ ये साथ में क्यों जाएगी? क्योंकि लिंक है। तो बताओ ये सारी जीन क्या ग्रुप में जा रही है? तो जीन का ऐसे ग्रुप में जाना, यही जीन का ग्रुप में जाना यही कहलाता है लिंकेज। यानी ये जो पूरा क्रोमोसोम है, बताओ कितना क्रोमोसोम है? एक। तो ये एक क्रोमोसोम अपने आप में लिंकेज ग्रुप, यानी एक क्रोमोसोम को आप क्या मानोगे? एक लिंकेज। अब जो मैंने समझदारी दिखाई और मैंने क्या किया, यहाँ पर एक क्रोमोसोम और इसका बनाया जो कि होमोलोगस। अच्छा इस होमोलोगस क्रोमोसोम पे यहाँ हाइट की जीन तो बोलो, यहाँ क्या हाइट की होती है? यस। यहाँ कलर तो यहाँ कलर, बताओ यहाँ साइज तो यहाँ। अच्छा ये क्रोमोसोम बताइए सेम टाइप के है तो क्या ये होमोलोगस है? अच्छा ये होमोलोगस क्रोमोसोम का मैं कह सकता हूँ पूरे क्रोमोसोम का क्या ये पेयर है? अब दिमाग लगाना, इस पर जीन और इस पर जीन अलग या सेम? तो बताओ जो ग्रुप इसका बना वही तो इसका भी बनेगा। अच्छा दोनों का ग्रुप सेम क्यों बनेगा? क्योंकि दोनों पर जीन सेम टाइप की, अरे सेम टाइप की जीन तो ग्रुप भी सेम। तो जब ये अकेला क्रोमोसोम था कितना ग्रुप था? ए। और जब ये पूरा पेयर भी आ गया ना तभी बच्चों हम इसको एक ही लिंकेज ग्रुप पे बताइए, इस अकेले को भी मैंने एक ही लिंकेज ग्रुप क्यों बोला? क्योंकि दोनों पर जीन तो सेम है। कहने की तीसरी बात है इंडिविजुअली भी एक लिंकेज ग्रुप और साथ में है तब भी एक लिंकेज। अब बच्चों मैंने क्या किया, यहाँ एक क्रोमोसोम लिया, क्रोमोसोम नंबर 2, यहाँ पर ये लिया 2। अब फिर बताना, बताओ ये क्रोमोसोम का क्या पेयर हो गया? सभी बच्चों बताएंगे। इस पर मान लो यहाँ जो जीन लगी है, यहाँ जीन सेम या डिफरेंट? बताओ यहाँ 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 यहाँ, तो पूरे क्रोमोसोम का पेयर मिला के भी क्या एक लिंकेज ग्रुप बनेंगे? तो सभी बच्चे अच्छे से जवाब देना, ये दोनों मिला के पेयर, ये दोनों। सब बताओ कितने पेयर है? तो जितने पेयर उतने ही। बताओ पेयर कितने? तो लिंकेज ग्रुप। तो लिंकेज ग्रुप को निकालने का सबसे बढ़िया तरीका कि आप क्रोमोसोम के क्या निकाल पेयर। अगर आप पेयर निकालोगे क्या लिंकेज ग्रुप आ जाएगी। जैसे मैं एक एग्जांपल से और यहाँ पर समझाता हूँ, हमने समझने के लिए यहाँ एग्जांपल ह्यूमन का ही। ह्यूमन के अंदर सभी बच्चे जानते हैं ह्यूमन में 2n = क्या 46 क्रोमोसोम है। अब बताइए ह्यूमन में पेयर कितने? 23। और जितने पेयर आ गए बताओ यही उतने, तो क्या लिंकेज ग्रुप 23 आ जाएंगे? अच्छा जैसे ऐसे समझो आप, यहाँ पर ये क्रोमोसोम 1 ये 1 ऐसे में चलता क्या चलता गया, यहाँ ये 22 यहाँ चलता गया 22। बताओ इन दोनों को मिला के मान लो पहला ग्रुप, तो बताओ दूसरे को मिला के दूसरा, यहाँ तक कितने? क्या यहाँ 22 आ गए? अब आप जानते हो फीमेल में कितने एक्स? अच्छा ये एक्स और ये एक्स क्या सेम है? तो इन दोनों को मिला के कितना बच गया? 23। अच्छा मुझे यहाँ पर इतना समझाइए सभी, यहाँ पर पेयर कितने? बोलो बोलो। तो जितने पेयर आए उतने ही। तो लिंकेज ग्रुप को सोल्व करने का तरीका, जितने क्रोमोसोम के पेयर आएंगे उतने ही लिंकेज ग्रुप आएंगे। या एक आसान तरीका और बताऊं, अगर मान लीजिए मेरे पास हैप्लॉइड सेल है, तो हैप्लॉइड सेल में बताओ कितने क्रोमोसोम ह्यूमन में? क्या 23 होंगे? और जितने ह्यूमन में हैप्लॉइड में क्रोमोसोम है वही तो उनका। तो लिंकेज ग्रुप निकालने का एक आसान तरीका और कि आप हैप्लॉइड सेल के क्रोमोसोम निकालें। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, यहाँ बच्चों मैंने लिखा ऑर्गेनिज्म का नाम, यहाँ ली 2n कंडीशन, यहाँ ली n कंडीशन और यहाँ ले ली लिंकेज ग्रुप की कंडीशन। मैंने सबसे पहला ऑर्गेनिज्म पी मटर कर लिया। पी प्लांट में सभी बच्चे बताएंगे 2n = क्या 14 क्रोमोसोम है? बताओ n की वैल्यू लिंकेज ग्रुप। क्वेश्चन आएगा पी प्लांट में 14 लिंकेज ग्रुप है, क्या गलत है? तो पी प्लांट में कितने? कैसे सोल्व करोगे? जो n की वैल्यू होती है ना वही उसका लिंकेज ग्रुप। चलिए अगला एग्जांपल लिया, समझाने के लिए मैंने लिया मेज मक्का में, बताइए 20 क्रोमोसोम है। अब आप n की वैल्यू लिंकेज ग्रुप। चलिए अगला ले लिया अनियन प्याज में, बताओ ये है 14 सॉरी 16 बताओ ये 8। तो ये चलिए अगला एग्जांपल ड्रोसोफिला, ड्रोसोफिला में क्रोमोसोम 8 बोलो बोलो। चलिए ह्यूमन में लेते हैं, ह्यूमन में फीमेल में बोलो 46 23। वेरी गुड। अच्छा यहाँ पर मेल में 46 23, सोचो 23 24 22 24। अच्छा यहाँ 24 क्यों समझेगा? हाँ समझ गए होंगे ना, बताइए क्या 22 तक तो सेम है? अब बच्चों मेल में एक तो हो गया एक्स और एक और, अच्छा यहाँ पर ये एक्स और वाई क्या डिफरेंट क्रोमोसोम है? अच्छा ये एक्स वाला तो हो गया 23 तो ये वाला। अच्छा मैंने इनको अलग अलग काउंट क्यों किया? क्योंकि जीन अलग अलग है। अरे इसमें तो 231 जीन है जबकि इसमें तो ज्यादा है, एक क्रोमोसोम बड़ा होता है, लगभग 1100 जीन होती है। तो बताओ इसका ग्रुप अलग इसका ग्रुप अलग, तो मेल में हम 23 के बजाय 24 बोले, क्या बात समझ में? सेम केस ड्रोसोफिला में भी होता है, ड्रोसोफिला में फीमेल में हो गए 4 तो मेल में 5, वही सेम कंडीशन यहाँ पे होती है। चलिए अगला एग्जांपल ले लिया मैंने बैक्टीरिया। अच्छा बैक्टीरिया में आप सभी जानते हैं 2n = कंडीशन आती है। अच्छा इस बैक्टीरिया की सेल में डीएनए मेन डीएनए कितना होता है? 1। तो क्या यही डीएनए अगली जनरेशन में जाएगा? तो एक डीएनए तो लिंकेज ग्रुप सिंपल आपको बोल दो एक ही। बैक्टीरिया में लिंकेज ग्रुप कितना है? 1। क्यों? डीएनए 1, अरे एक डीएनए ऐसे चला जाएगा तो एक लिंकेज ग्रुप। ये जो बातें मैंने आपको समझाई क्लियर हुई? अब यहाँ पर एक ग्रुप सेम वाले, अच्छा इस सेम लिंकेज ग्रुप में क्या हुआ, यहाँ से एक जीन कट हुई यहाँ पहुंची, यहाँ की जीन उठ के यहाँ प्रोसेस करा। बताओ क्रॉसिंग ओवर किसे कहते हैं? हाँ क्या होमोलोगस में जीन का एक्सचेंज क्रॉसिंग ओवर है? या मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ विद इन लिंकेज ग्रुप, विद इन लिंकेज ग्रुप जीन का एक्सचेंज क्रॉसिंग ओवर। अब मैंने एक समझदारी फिर दिखाई, यहाँ से जीन को उठा के यहाँ पहुंचाया और यहाँ की जीन को उठा के यहाँ पहुंचाया, क्या ये क्रॉसिंग ओवर है? ये क्रॉसिंग ओवर बताओ क्यों नहीं? क्योंकि क्रॉसिंग ओवर तो होमोलोगस में होता है, तो ये क्रॉसिंग ओवर नहीं है, इसके लिए फिर दूसरा नाम लिखा जाता है और ये प्रोसेस कहलाती है ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन बच्चों वो प्रोसेस होती है जिसमें जीन एक लिंकेज ग्रुप से दूसरे लिंकेज ग्रुप में मूव करती है। तो जीन का एक लिंकेज ग्रुप से दूसरे पे जाना, बताओ प्रोसेस का नाम, तो फिर क्रॉसिंग ओवर का बोलते हैं। होमोलोगस मतलब विद इन ग्रुप जाना, आंसर जवाब देना, बताइए इससे गया तो, लेकिन इसका पार्ट यहाँ गया तो ट्रांसलोकेशन। ये वर्ड लिखिएगा इंपॉर्टेंट, उसमें हेडिंग होता है ट्रांसलोकेशन, ट्रांसफर ऑफ जीन या मूवमेंट ऑफ जीन, ट्रांसफर ऑफ जीन फ्रॉम, ट्रांसफर ऑफ जीन फ्रॉम वन लिंकेज ग्रुप टू, ट्रांसफर ऑफ जीन फ्रॉम वन लिंकेज ग्रुप टू अनदर लिंकेज ग्रुप, ट्रांसफर ऑफ जीन फ्रॉम वन लिंकेज ग्रुप टू अनदर लिंकेज ग्रुप, इसको ट्रांसलोकेशन। मॉर्गन एक्सपेरिमेंट, अच्छा मॉर्गन साइंटिस्ट ने अपने एक्सपेरिमेंट सभी बच्चे जानते हैं क्या ड्रोसोफिला पे किए थे? तो थोड़े बहुत ध्यान से इसको समझेगा, ये एक्सपेरिमेंट आसानी समझ में नहीं आता है, तो एक बार इसका कंसेप्ट कि इसमें किया क्या गया। एनसीईआरटी में का सेम डायग्राम बना रखा है लेकिन वो समझ नहीं आएगा कि क्या करना चाहता है। मॉर्गन साइंटिस्ट ने अपने एक्सपेरिमेंट पर किए थे ड्रोसोफिला। उन्होंने ड्रोसोफिला के बच्चों 3 कैरेक्टर चूज किए थे, उसमें सबसे पहला कैरेक्टर जो उन्होंने ड्रोसोफिला का लिया था ये है ड्रोसोफिला का बॉडी कलर। ड्रोसोफिला में 2 तरह के बॉडी कलर होते हैं, उसमें एक होता है ब्राउन और दूसरा होता है येलो। इसमें बच्चों ब्राउन डोमिनेंट कलर है जबकि येलो रिसेसिव। ड्रोसोफिला में उन्होंने फिर सेकंड कैरेक्टर जो चूज किया था वो है ड्रोसोफिला का आई कलर।
ड्रोसोफिला में आई कलर में दो तरह के कलर होते हैं, रेड और व्हाइट। अच्छा, रेड डोमिनेट रिसेसिव, डोमिनेट, और व्हाइट कलर यहाँ रिसेसिव। इसी तरह से अगला जो कैरेक्टर उन्होंने लिया था थर्ड, और ये लिया था ड्रोसोफिला के अंदर ही विंग साइज। ड्रोसोफिला में जो विंग होते हैं, जो उनके पंख होते हैं, दो तरह के हो सकते हैं, या तो एक होते हैं नॉर्मल साइज या होते हैं मिनिएचर साइज। मिनिएचर का मतलब होता है छोटा, मतलब जो विंग है नॉर्मल साइज से थोड़े छोटे हो जाए तो क्या कहलाते हैं, मिनिएचर। अब जो यहाँ पर ये जो तीन कैरेक्टर है, इनमें से कैरेक्टर 1 और कैरेक्टर 2 को मिला के आपकी एनसीईआरटी में क्रॉस ए लिखा है, और कैरेक्टर 2 और कैरेक्टर 3 को मिला के क्रॉस बी लिखा है। आप बताइए क्रॉस ए किन किन के बीच में? हाँ, बॉडी कलर एंड और क्रॉस बी, आई कलर और विंग साइज। मैं बच्चों अब इनके आपको तीनों टाइप देता हूँ। अच्छा, ब्राउन डोमिनेंट है तो बताओ ब्राउन के लिए हम लिखेंगे कैपिटल बी, तो येलो के लिए अभी तक की जेनेटिक्स में हम ये लिखा है कि जो डोमिनेंट होता है उसका पहले लिखो और रिसेसिव का बाद लिखो। लेकिन मॉर्गन साहब का तरीका थोड़ा अलग था। मॉर्गन साहब ने क्या किया, सबसे पहले यहाँ पर रिसेसिव का लिखा, रिसेसिव में येलो है तो इसके लिए लिख दिया वाई, तो ब्राउन के लिए वाई प्लस लगा, जैसा कि हम पढ़ते आ रहे हैं प्लस आते हैं डोमिनेंट, तो वो पहले रिसेसिव का लिखते थे और डोमिनेंट के लिए क्या करते थे प्लस। अब आप बताइए व्हाइट के लिए क्या लिखा, तो रेड के लिए, अच्छा मिनिएचर के लिए, तो नॉर्मल के लिए, जहां जहां ये प्लस आपको दिखाई दे रहा है समझ जाना वो डोमिनेंट। बात समझे ना? ये जो कैरेक्टर है आप सभी जानते हैं, कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए क्या जीन होती है, कहां लगी, क्रोमोसोम। मॉर्गन साहब ने आप जानते हो कई एक्सपेरिमेंट किए थे, उन्हें कहा भी जाता है फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, बहुत एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए उन्होंने। बच्चों इन सारे कैरेक्टर को इंडिविजुअली स्टडी किया और स्टडी करने के बाद ये पता लगाया कि इन कैरेक्टर की जीन कहां लोकेटेड है। जीन की लोकेशन का पता करना तो उसके लिए क्रॉस किया जाता है रेसिप्रोकल का, जिसमें पेरेंट के सेक्स को उल्टा करके उससे हल्का साइड रख जाता है। तो यहाँ बच्चों इन्होंने जब ये क्रॉस किए तो क्रॉस करने के बाद मॉर्गन साहब को ये पता चला कि इन तीनों ही कैरेक्टर की जीन एक्स क्रोमोसोम पे लगी। बताओ तीनों कैरेक्टर की जीन किस क्रोमोसोम पे है, एक्स। एक्स क्रोमोसोम पर हुआ ऐसा कि जैसे यहाँ पर मान लीजिए समझाने के लिए मैंने लिखा बॉडी कलर की जीन, तो इसके ठीक पास में ही यहाँ आई कलर की जीन, और ये जो बच्चों विंग साइज की जीन है ये काफी डिस्टेंस पे थी, ये काफी दूर यहाँ पर ऐसे विंग साइज की जीन लगी। आप देखिए बॉडी कलर आई कलर की जीन के पास है, जबकि विंग साइज की जीन काफी दूर है। अब मुझे बताओ इन दोनों को मिला के कौन सा क्रॉस ए, और इन दोनों को मिला के मैं आप लोगों को बच्चों क्रॉस ए समझाऊंगा। अच्छा, अगर आपको क्रॉस ए समझ में आ गया तो क्रॉस भी जस्ट कॉपी पेस्ट है, मतलब एक समझ जाओगे दूसरा तो अपने आप सेम वैसे होता है। चलिए हम यहाँ पे क्रॉस ए पढ़ते हैं। क्रॉस ए में समझने के लिए सबसे पहले वही पेरेंट्स को ले लिया, इन पेरेंट्स में फीमेल पेरेंट में दोनों ही रिसेसिव ट्रेट लिए। मैं बॉडी कलर आई कलर समझा, बताओ बॉडी कलर में रिसेसिव येलो और इसमें व्हाइट, तो फीमेल में येलो व्हाइट ट्रेट लिए, जबकि जो मेल पेरेंट है इनके अंदर वाइल्ड टाइप लिए। अच्छा, वाइल्ड का मतलब होता है डोमिनेंट, बताओ यहाँ डोमिनेंट क्या है, और यहाँ तो यहाँ वाइल्ड टाइप और अच्छे से लिखें तो ये हो गया ब्राउन एंड रेड। अब मैंने आप लोगों को समझाने के लिए इनके जीनोटाइप की सभी बच्चे बताएंगे फीमेल में कितने एक्स क्रोमोसोम, तो यहाँ पे बच्चों ये एक्स क्रोमोसोम है, ये एक्स क्रोमोसोम, मेल में एक एक्स है जबकि दूसरा। अच्छा, वाई क्रोमोसोम को इंडिकेट करने का एक तरीका ये होता है कि वाई जब भी बनाएंगे हल्का सा ऐसा टेढ़ा करके बनाएंगे। ये जो टेढ़ा वाला क्रोमोसोम हम ड्रॉ कर रहे हैं ये कौन सा है, वाई। आप वहां देखो मॉड्यूल में जहां जहां से पेंट करके बनाकर दिखा है वो सारे क्रोमोसोम वाई लिखा नहीं है, आपको खुद उसमें ना हो कि ये पेंट कर दिया मतलब ये वाई को इंडिकेट कर। अब बच्चों मुझे इतना भी बताइए, येलो है तो येलो के लिए जीनोटाइप लिखना है, तो बताइए क्या यहाँ वाई प्लस लिखें या वाई। अच्छा, यहाँ लिखा वाई तो इस एक्स पे क्या वाई प्लस लिख दूं, क्योंकि वाई प्लस कर दोगे तो ब्राउन हो जाएगा, तो बताओ क्या वाई वाई ही लिखेंगे, क्यों? अरे तभी तो येलो आएगा। अच्छा, व्हाइट के लिए बोलो, बताओ डब्ल्यू, यहाँ डब्ल्यू प्लस है डब्ल्यू, वेरी गुड। अच्छा, यहाँ पे ब्राउन के लिए क्या वाई प्लस लिखे, बताओ यहाँ क्या लिखे, हाँ तो लिखना नहीं आता। हाँ, यहाँ पे बच्चों इसलिए लिखना है क्योंकि ये जीन एक्स पे लोकेटेड है ना कि वाई पे, जीन लोकेटेड ऑन एक्स क्रोमोसोम, तो एक्स पे बनाएंगे ना कि वाई पे बनाएंगे। अच्छा, यहाँ पे लिखेंगे डब्ल्यू प्लस, लेकिन वाई पे क्यों नहीं लिखेंगे, हाँ क्योंकि ये जीन कहाँ लोकेटेड है, एक्स क्रोमोसोम पे, इसलिए एक्स पे बनाएंगे वाई पे। अब बच्चों चाहे तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो शॉर्ट में वाई डब्ल्यू अपॉन वाई डब्ल्यू। अरे भाई तो क्या बताओ, ये वाला इस क्रोमोसोम पे हो गया, ये इस क्रोमोसोम पे, मैं क्रोमोसोम को सीधी लाइन से बना रहा हूँ, चाहे तो आप इसको ऐसे बना लो ये वाई डब्ल्यू ये वाई डब्ल्यू। अब बताइए मैंने कहा यहाँ पर इस फीमेल से केमिट ड्रॉ करिए, कितने टाइप के बनेंगे, हाँ एक। अच्छा, ये लो या ये लो, बात तो हुई है। अच्छा, एक्सचेंज करा लो, अरे सेम ही तो आएंगे, तो मैं कहूँगा इससे कितने टाइप के केमिट बनेंगे, एक उस एक्स क्रोमोसोम पे कौन कौन से अलील है, वाई और डब्ल्यू, क्या यही होंगे। अब बताइए इस मेल में कितने टाइप के, इसमें दो बने, वाई और डब्ल्यू, क्या यही होंगे। अब बताइए इस मेल में कितने टाइप के, इसमें दो बनेंगे, क्यों, क्योंकि एक्स अलग क्रोमोसोम हो गया और वाई। 50% केमिट में ये एक्स जाएगा तो 50% में क्या ये टेढ़ा वाला वाई क्रोमोसोम चला गया। बताइए इस पर अली वाई प्लस डब्ल्यू प्लस, इस पे अच्छा इस पे क्यों नहीं बना रहे, क्योंकि ये एक्स देख। अच्छा, ये केमिट किसके, फीमेल के, और ये गेमिट। अब हमें अगली प्रोजेनी का जीनोटाइप पता करना है, क्या हम ऐसे बॉक्स बनाते हैं, नाम बोलो चेकर बोर्ड। अब इस चेकर बोर्ड में बताओ इधर से क्या आएगा, एक्स, इधर से भी ये दोनों एक्स आएंगे, यहाँ पर एक्स इधर से आएगा ऊपर से वाई, मतलब यहाँ दोनों एक्स आ जाएंगे और यहाँ पर एक एक्स आएगा जबकि एक टेढ़ा वाला वाई क्रोमोसोम। अब बताइए ये एक्स आएगा, अली बोलना, हाँ बोलो बोलो, कुछ समझने की कोशिश करो, ये वाई प्लस इधर से बोलो वाई डब्ल्यू, इसका बना सकते हो, बोलो उधर से क्या आएगा वाई डब्ल्यू और ऊपर से क्या आएगा वाई। अब मुझे एक बात और सभी बताएंगे, दो एक्स मेल फीमेल, फीमेल, अच्छा एक एक्स एक वाई, क्या ये मेल हो गए। अगर बच्चों ये पेरेंट्स है तो यहाँ पर मैं कहूँगा ये उनकी डॉटर है और ये उनके सन है। अब यहाँ पर वाई भी है वाई प्लस भी है, बताइए क्या फिनोटाइप, मैंने सिखाऊंगा। वाई प्लस से आएगा क्या, ब्राउन कलर या येलो, क्या वाई प्लस से ब्राउन आ जाएगा, वेरी गुड। अच्छा, वाई डब्ल्यू प्लस से ये ब्राउन रेड क्या डोमिनेंट है, कौन सा टाइप। अब बताओ यहाँ मैंने सिखाऊंगा आपको दिमाग लगा, येलो या ब्राउन, ब्राउन क्यों नहीं, प्लस है ही नहीं, तो क्या इस वाई ने अपने आप को शो कर दिया, कितना लीड है, क्या अपने आप को शो कर रहा है, क्योंकि कंडीशन हेमीजाइगस, कुछ याद आया होगा ना, बताओ दो एलील के बजाय कितने का मिलना, एक का मिलना, कंडीशन का नाम। अच्छा, इस हेमीजाइगस से कलर येलो, इससे बोलो, तो बताइए यहाँ डॉटर में कौन सा कलर है, ब्राउन और रेड, और सन में, अब थोड़ा दिमाग लगा, बताइए यहाँ फादर में क्या ब्राउन रेड था, और यही ब्राउन रेड जब हमने F1 जनरेशन में चेक किया तो ये ब्राउन रेड आपको यहाँ डॉटर में दिखा। बताइए फादर के कैरेक्टर कहाँ पे हुए, चलिए इसी तरह से देखिए मदर के पास क्या था, और जब हमने F1 में चेक किया तो ये येलो व्हाइट का सन में दिखा। यहाँ हो क्या रहा है, फादर के कैरेक्टर जा रहे हैं और मदर के कैरेक्टर, तो क्या कैरेक्टर से अपोजिट सेक्स में जा रहे हैं, कैरेक्टर कैसे अपोजिट सेक्स में जाना, यही कहलाता है क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। समझ में आया क्या बताया, बताओ किसको इनहेरिटेंस किसे कहते हैं, कैरेक्टर का अपोजिट सेक्स में जाना, यानी फादर के कैरेक्टर जाएंगे डॉटर में और मदर के कैरेक्टर सन में। ये क्रिस्कोस इनहेरिटेंस किसने सीखा, मॉर्गन, और मॉर्गन साइंटिस्ट ने इसी एक्सपेरिमेंट से पढ़ाया। हर बात समझना बेटे, तो क्रिस्कोस इनहेरिटेंस को डिस्कवर करने वाले भी मॉर्गन ही थे और इसी एक्सपेरिमेंट से पता चला। अच्छा, ये ब्राउन रेड सभी बच्चों बताना पेरेंटल या न्यू, बताइए येलो व्हाइट, मतलब ये भी पेरेंटल ये भी पेरेंटल। अब बच्चों हमें F1 से F2 लाना है तो यहाँ पे हम कहेंगे सिबमेटिक, मतलब हम लोग एनिमल के लिए सेल्फिश होता है बोल के या इनब्रीडिंग बोल दीजिए। अब इनब्रीडिंग करना तो कैसे केमिट बनाए, बताओ इससे कितने केमिट बनेंगे, बस इतना समझा दिया ना तो आंसर आ जाएगा, इससे क्या दो बनेंगे, ये एक्स बना। अच्छा, अली बोलो वाई प्लस डब्ल्यू प्लस वाई डब्ल्यू, क्या और कुछ पॉसिबिलिटी,
सोचो सोचो, मैंने सिखाना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप खुद दिमाग लगाओ। क्या कुछ पॉसिबिलिटी और है? यस है। टोटल यहाँ 4 बनेंगे। अच्छा 4 इसलिए बन जाएंगे क्योंकि यहाँ क्रॉसिंग ओवर भी तो हो सकता है। अच्छा क्रॉसिंग ओवर हो गया तो बताइए यहाँ पर ये x और ये x फॉलो क्या आएगा? y प्लस w और इधर y w प्लस कितने बन गए? यानी इस फीमेल से यहाँ पर मैं कहूँगा ये 4 गैमेट बने। अच्छा इन 4 गैमेट में सभी बच जाएंगे ये दोनों पेरेंटल न्यू, जो दिया था ऐसा लिखना तो पेरेंटल, और ये वाले बताइए कितने गैमेट बने? पेरेंटल नहीं, क्या बन जाएंगे कितने? चलिए ये गैमेट तो बन गए फीमेल के। अब मेल में बनाना है तो मेल में कितने? तो अरे एक x अलग हो जाएगा, एक y अलग हो जाएगा, तो 50% में x चला जाएगा और 50% इस फॉर्म में y चला जाएगा। अच्छा यहाँ पर जो अलग आ जाएगा ये हो जाएगा y डबल। अच्छा इस बार आपने क्रॉसिंग ओवर क्यों नहीं किया? क्रॉसिंग ओवर केवल होमोलोगस में होता है, जबकि ये तो नॉन होमोलोगस है। अब जो यहाँ पर 4 गैमेट इधर है तो है, अगर हम बॉक्स बनाए चेकर बोर्ड बनाए कितने का? क्या यार का चेकर बोर्ड बना सकते हो? ये चेकर बोर्ड बनाना बहुत आसान है, बताइए इधर से कौन से क्रोमोसोम आए? बोलो बोलो आप लोग। x, चलिए इधर का तो मैंने x बना दिया, ये x ये x ये x ये x, ये 4 x है। ऊपर से क्या था? तो ऊपर से भी हर जगह x आएगा, तो आप खुद दिमाग लगाओ ये 4। हाँ क्या टोटल बन जाएगी? बताओ इधर से ये 4x है, 4x है, ऊपर से क्या आएगा? चारों y आएंगे। अच्छा y आएंगे तो ये क्या मेल बन जाएंगे? मतलब इस 8 के बॉक्स में ये 4 जो 4 का पेरेंट स्क्वायर बना है, क्या ये फीमेल का बना? और ये 4 का? अब बच्चों यहाँ पर सभी बताएंगे ये पेरेंटल गैमेट है। तो बताइए ये जितनी भी प्रोजेनी बनेगी ये सारी की सारी मैं कहूंगा पेरेंटल है। बताइए इनको मैंने पेरेंटल टाइप क्यों लिखा? क्योंकि पेरेंट वाले गैमेट से डेवलप हुए। बताओ ये गैमेट कौन से? न्यू, तो इनसे ये जो चारों बनेंगे इनको मैं कहूंगा न्यू टाइप के बनेंगे या रिकॉम्बिनेंट टाइप आपके साथ। अब फिर से बताना, ये जो क्रॉस होगा क्या इस क्रॉस में केवल 8 ड्रोसोफिला बनेंगे? हाँ? तो 8 बनाती है 1 2 3 4। हाँ ये केवल बॉक्स प्रोबेबिलिटी बताता है। मैंने तो आपको बताया ड्रोसोफिला में वन मेटिंग प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी। अरे यहाँ प्रोजेनी बहुत बनती है, ये 8 तो केवल एक प्रोबेबिलिटी निकालने का तरीका है। अब मॉर्गन साहब ने क्या किया? ये जितने भी पेरेंटल फिनोटाइप वाली थी इन सारे ड्रोसोफिला को बुलाया और जितने भी रिकॉम्बिनेंट थे उनको भी बुलाया। मतलब जो पेरेंटल थे वो सब रखे, नए वाले रखे, परसेंटेज निकाल। तो उन्हें पता चला कि जिनके अंदर पेरेंटल फिनोटाइप था इनकी परसेंटेज आके 98.7%, जबकि रिकॉम्बिनेंट जस्ट 1.3%। बताओ कौन ज्यादा है? अच्छा ये बात किसने नोटिस की? तो मॉर्गन साहब ने यही देखा कि F2 में पेरेंटल 98% आए लेकिन रिकॉम्बिनेंट केवल 1.3%। यानी हमने ओवरऑल कंक्लूजन क्या समझ लिया कि जब हमने बॉडी कलर वर्सेस आई कलर का क्रॉस किया तो F2 में आप ही बताइए बच्चों पेरेंटल की परसेंटेज 98.7 और रिकॉम्बिनेंट ओनली 1.3%। अब मुझे आप जवाब देना रिकॉम्बिनेंट कम क्यों? हाँ सोचो, आप जानते हैं आंसर। बॉडी कलर आई कलर की जीन, क्या ये पास है? अच्छा जीन अगर पास है तो मैं श्योर कर सकता हूँ डिस्टेंस क्या है, और डिस्टेंस कम तो क्रॉसिंग ओवर, और क्रॉसिंग ओवर कम है इसलिए रिकॉम्बिनेंट 1.3। अच्छा रिकॉम्बिनेंट 1.3 इतने कम क्यों है? क्योंकि जीन बहुत पास थे। अब समझना, अगर मैं आई कलर वर्सेस विंग साइज का क्रॉस कराता और सेम एक्सपेरिमेंट करता, सेम जैसा भी हमने पढ़ा, और यहाँ पर अगर मैं डेटा आपको दूं तो बताइए यहाँ डिस्टेंस, तो डिस्टेंस आता तो क्रॉसिंग ओवर, और वाकई में जब इसमें क्रॉसिंग ओवर चेक किया तो रिकॉम्बिनेशन 37.2% है। बताओ यहाँ रिकॉम्बिनेट कितना, और यहाँ कितना परसेंटेज बढ़ क्यों गया? डिस्टेंस बढ़ते ही क्रॉसिंग ओवर बढ़ा, और क्रॉसिंग ओवर बढ़ा इसलिए रिकॉम्बिनेशन बढ़ा। अच्छा तो बाकी बचे पेरेंटल, क्या ये पेरेंटल यहाँ 62.8 आ जाएंगे? एक बात नोटिस करना, सभी ध्यान सुनना, पेरेंटल ज्यादा या रिकॉम्बिनेंट यहाँ, मतलब पेरेंटल दोनों केस में ज्यादा है, लेकिन रिकॉम्बिनेंट की परसेंटेज क्या रिलेटिवली बढ़ गई? क्यों? क्योंकि डिस्टेंस बढ़ते ही रिकॉम्बिनेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्या ये बात सबको समझ में आई? अब बच्चों यहाँ पर एग्जाम में क्वेश्चन बेसिक पूछे, बॉडी कलर वर्सेस आई कलर में बताओ पेरेंटल की परसेंटेज। हाँ ये डेटा बिल्कुल रट ही लेना, पेरेंटल कितना? रिकॉम्बिनेंट 1.3%। सिमिलरली आई कलर और विंग साइज में बताओ पेरेंटल 62.8% एंड रिकॉम्बिनेंट जस्ट। बात समझ में आई? अब बच्चों कभी कभी ऐसे क्वेश्चन फिर उठवा के पूछेंगे, पूछेंगे कैसे? जब मॉर्गन साहब ने बॉडी कलर आई कलर का क्रॉस किया तो इस क्रॉस में F1 में बताइए पेरेंटल की परसेंटेज बोलो 98.7 और रिकॉम्बिनेंट 1.0% और ये 100। क्या है F1? क्या ये F1 ये था? बताओ F1 में ये वाला पेरेंटल न्यू, ये वाला, तो बताइए ये 98 और 1.3 आंसर कब दे रहा है? F2 में। अब बच्चों को क्या ये F1 नहीं आता? उन्होंने तो जैसे क्वेश्चन देखा बॉडी कलर आई कलर, मजा आ गया। हम सॉल्व कर लेते हैं। और बॉडी कलर आई कलर में वहां पूछा था F1 में, उन्होंने पूछा रिकॉम्बिनेंट कितने, तो बच्चे सोचते हैं रिकॉम्बिनेंट 1.3%, क्या सही है? नहीं, बच्चे सोचते हैं कि 1.3 बड़ी मुश्किल से रटा है, कैसे जाने देंगे, है ना? तो ध्यान रखिएगा 1 आएगा। तो फिर ये 1.3 कब लगा? F2 में पूछा था, तो बस ये F1 F2 के बेसिस पे आपसे गलती कर रहा है। क्या कुछ बात समझ में आई? चलिए एक बात तो मुझे बताइए, यहाँ पे सभी ध्यान सुनना, बॉडी कलर आई कलर की चीन दूर या पास, लूजली लिंक टाइटली लिंक, तो मैं लिख सकता हूँ ये जो चीन थी क्या ये लूजली लिंक्ड है, सॉरी क्या ये वाली चीन क्या टाइटली लिंक्ड है? तो यहाँ पर जो चीन है इसको हम कहेंगे ये टाइटली लिंक्ड। अगर टाइटली लिंक है रिकॉम्बिनेशन लो या हाई, तो क्या यहाँ रिकॉम्बिनेशन बहुत कम आए? बताओ कितना परसेंट? 1.3। बताओ इस क्रॉस नंबर बी में चीन पास या दूर, तो बताओ क्या लिखोगे? लूजली लिंक। और लूजली लिंक में बताइए रिकॉम्बिनेशन के चांस हाई, और हाई रिकॉम्बिनेशन बताओ कितना मिला? 37। तो अपने मॉड्यूल में आप देखिएगा, बताइए पेरेंटल कितने? 100, रिकॉम्बिनेंट 0। ये एक पेरेंट हो गया, ये F1 हो गया। अब ये जो नीचे के दो बॉक्स, ये वाला F2 तो क्या नीचे वाला F3 है? ये दोनों ही F2 है। हाँ अब इसमें होता क्या है समझो, इस ऊपर वाले बॉक्स को ध्यान से देखो, समझने की कोशिश करना। बताइए ये मेल का बॉक्स है या फीमेल का? कैसे पता कर लिया मेल? अरे वो टेढ़ा वाला को समझ आ रहा है, तो ध्यान रखना ये मेल का बॉक्स है और नीचे वाला, इसको इन्होंने कुछ ऐसे बना लिया, ध्यान समझना। बताइए यहाँ मेल का कितना बॉक्स है? 4। बताओ ये दोनों पेरेंटल, ये दोनों, तो ये जो पेरेंटल थे उन्होंने यहाँ बना दिया, और ये जो दोनों मेल थे रिकॉम्बिनेंट वाले यहाँ, मतलब ये जो 4 थे ना वो 4 का बॉक्स यहाँ बना दिया। अच्छा बताओ ये 4 क्या है? फीमेल। बताओ ये फीमेल कौन सी? तो वो इधर बना दी, ये फीमेल रिकॉम्बिनेंट, तो वो इधर बना दी। अरे बात समझ में आ रही? बस इतना है, ऊपर वाला बॉक्स किसका शो कर, मेल का, और नीचे वाला बॉक्स फीमेल का। बात समझ में आया? अच्छा अब फिर यहाँ देखो ऊपर लिखा रिकॉम्बिनेंट की परसेंटेज, परसेंटेज याद रखना कितना? 98.7 और रिकॉम्बिनेंट हाँ ओनली 1.3%। अब जो क्रॉस बी पे आप ध्यान दोगे तो यहाँ पे एक बात ध्यान से देखना, W और M के बीच में जो डिस्टेंस देखो सबसे ऊपर, अरे दिख रही है क्या W में डिस्टेंस बढ़ गई, तो इसी वजह से आपको F2 में रिकॉम्बिनेंट की परसेंटेज 37.2 आ गई। अरे को समझ में आया? तो बताइए यहाँ परसेंटेज क्यों बढ़ जाती है? डिस्टेंस ज्यादा हो जाता है। अब बच्चों एग्जाम में क्या करेंगे, इन दोनों में से कोई भी एक डायग्राम छाप दें, मान लो ये आधा पार्ट छाप दिया और इसमें से ये डेटा हटा देंगे, पूछेंगे यहाँ पेरेंटल कितने रिकॉम्बिनेंट कितने, बता दोगे? तो इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। क्या कर लोगे ऐसे क्वेश्चन ना? तो ऐसे क्वेश्चन है तो नॉन क्रिस क्रॉस। क्रिस क्रॉस का मतलब होता है कैरेक्टर का अपोजिट सेक्स में जाना, मतलब यहाँ पर जो फादर के कैरेक्टर है ये बच्चों यहाँ पे होंगे डॉटर में, तो मदर के जो कैरेक्टर है वो सन में। अच्छा कैरेक्टर का ऐसे मान लीजिए यहाँ पर मेल से फीमेल में अपेयर हो रहे हैं या फीमेल से मेल में अपेयर हो रहे हैं, अपोजिट सेक्स में अपेयर होना, बताओ क्या कहता है? नॉन क्रिस क्रॉस में सन कैरेक्टर का सेम सेक्स में जाना, मतलब फादर के जो कैरेक्टर है
ये यहाँ सन में, और सन से फिर अगली जनरेशन देखोगे तो ग्रैंडसन, मतलब केवल मेल 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 में ही जाए या केवल फीमेल फीमेल में जाए, तो ऐसी इनहेरिटेंस फॉर्म नॉन क्रिस्क्रॉस है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पर आपको समझाने के लिए ये लिखा मैंने मदर और यहाँ फादर के क्रोमोसोम। मदर में आप जानते हो 2 एक्स क्रोमोसोम है, इन दोनों एक्स में ये एक एक्स हो गया और ये दूसरा एक्स। अच्छा, फादर में एक एक्स होता है जबकि दूसरा, अब सपोज करिए इनके यहाँ पर कोई सन हुआ, लड़का हुआ। अच्छा, लड़के में क्या एक्स और वाई आएंगे, कितना जानते हैं? हाँ, एक्स और वाई आएंगे। वाई कहाँ से? वाई का एक ही सोर्स है, फादर के पास है तो क्या यहीं से आ सकता है? चलिए यहाँ से तो वाई आ गया, अब यहाँ एक्स और डाल, तो फादर के पास भी तो है। हाँ, क्योंकि दोनों में से कोई एक यहाँ आ गया तो क्या दूसरा यहाँ से आएगा? मदर के पास 2 एक्स में से कौन सा? क्या रैंडम प्रोसेस है? कोई भी आ सकता है। समझाने के लिए मान लीजिए मैंने कहा यहाँ पर ये रेड वाला। अब मुझे बताइए वाई यहाँ पर बताइए फादर से किसमें गया? सन में। अच्छा, अगली जनरेशन में तो ग्रैंडसन में जाएगा। अरे वाई तो ही जाएगा और क्या? बताओ ये वाई की इनहेरिटेंस क्या केवल मेल मेल में होगी? तो एक तरह से ये कौन सी इनहेरिटेंस हुई? नॉन क्रिस क्रॉस। अच्छा, वाई को मैंने नॉन क्रिस क्रॉस क्यों कहा? हाँ, क्योंकि वो केवल मेल मेल में जाना है, वाई कभी फीमेल में जाएगा ही नहीं। लेकिन ये जो एक्स है बताओ मदर से कहाँ जा रहा है? सेम सेक्स में अपोजिट, मतलब एक तरह का ये क्रिस क्रॉस, ये क्रिस क्रॉस। तो समझ में आया? चलिए मान लीजिए बच्चों इनके यहाँ पर कोई डॉटर, अब फिर बताओ डॉटर में कितने एक्स आए? अच्छा, ये तो श्योर है कि फादर का एक्स क्या यहाँ आना ही आना है। चलिए फादर का एक्स आया, अब मदर के पास 2 एक्स है तो कौन सा आएगा? क्यों, ये एक्स तो सन में चला गया तो एक्स तो खत्म हो गया ना। हाँ, अरे क्रोमोसोम खत्म नहीं होते, ये सोचा कि वहां चला गया खत्म हो गया, दोनों में से क्या कोई भी आ सकता है? चलिए समझाने के लिए मैंने कहा ये ग्रीन वाला एक्स है, तो बताइए यहाँ पर ये जो ग्रीन वाला एक्स की बात कर रहा है, बताओ एक्स से एक्स में जा रहा है, मतलब यहाँ फीमेल से फीमेल में जा रहा है, क्रिस्क्रॉस नॉन क्रिस्क्रॉस। लेकिन ये फादर का एक्स अगर यहाँ पर, बात समझ में आ रही है? तो बताओ अपोजिट सेक्स में जाना, सेम सेक्स में जाना, वाई की इनहेरिटेंस नॉन क्रिस्क्रॉस, क्योंकि वाई हमेशा एक सेक्स में जाए। बात समझ में आ रही है? तो ये बस टर्म है, इन टर्म के मीनिंग आपको ध्यान रखना है कि क्रिस्क्रॉस नॉन क्रिस्क्रॉस इसके क्या मतलब।